हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए MTS का जो है 25 नंबर का GS लेकर आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें 25 नंबर का है जो आपका GS पूछा जाता है और 25 नंबर का आपका इंग्लिश पूछा जाता है। इन्हीं दो पार्ट को मिला करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। जो MTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो हवलदार हो या फिर MTS हो, क्योंकि दोनों का कंबाइंड एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो पिछले अगर देखें एग्ज़ाम जो हुआ है हाल फिलहाल में, तो उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं और यहाँ से लड़े हैं क्वेश्चन। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसका देने वाले हैं, तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। तो आप लोग देखिए। साथ में मैं बता दूं कि इसमें जो है दो पार्ट में पूछा जाता है। फर्स्ट पार्ट जो रहता है सेशन 1 में रहता है, उसमें मैथ और रीजनिंग रहता है जो क्वालिफाई नेचर का रहता है। उसमें आप 13 नंबर लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आपको मैथ नहीं भी आता है तो आप सिर्फ रीजनिंग से अपना स्कोर से अपना पासिंग मार्क्स कर सकते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसलिए फुल टू फुल रंग देना है तो भी आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन बात रहे सेशन 2 में, तो इसमें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसमें बेहतर स्कोर नहीं करेंगे सेशन 2 में, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए लाए हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आपके पास चला जाए और आप सबसे पहले उसे देखें। समय मिले तो दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल जाए। देखिए, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि यह जो आपका वीडियो जा रहा है ये बहुत छोटा में रहेगा, लेकिन आप है जो जूम कर करके और क्वालिटी को बढ़ा करके, वीडियो क्वालिटी को 360 पर देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर उसमें भी धुंधला दिखाई पड़ रहा है तो 25 मिनट का वीडियो रहेगा 20 मिनट का, तो आप 720 पर भी देखेंगे और जूम करके देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा भी और अच्छे तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो इसमें जो है आप जूम करके और क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हैं बेहतर तरीके से। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, जीएस का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, धर्मपाल थे। धर्मपाल, और यह पाल वंश से संबंधित है। ये जब भी जितना भी शासक दिखाई पड़ रहा है, देवपाल, धर्मपाल, गोपाल, महिपाल, ये सब पाल वंश के राजा थे। और 8वीं शताब्दी में है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, लेकिन उसे नष्ट कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 ईस्वी में। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगर पूछे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार के भागलपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल के क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होता है। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो है हमारे वायुमंडल में जो कैटेगरी करके बांटा गया है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल, उसके बाद फिर बहिर्मंडल। तो फिर इसी में कह रहा है क्षोभ सीमा उसी के अंदर आता है और मध्य सीमा भी। तो क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर जाएंगे तो पहले तापमान है जो बढ़ जाता है और उसके बाद फिर घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है। डैश से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है। तो ये जो है संबंधित है अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार से। आप किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती उसको काम नहीं करवा सकते हैं, श्रम नहीं करवा सकते हैं, किसी व्यक्ति को खरीद और बिक्री नहीं कर सकते हैं। ये दोनों अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 23 और 24 से। अनुच्छेद 23 जो है इसमें मानव तस्करी से संबंधित है, आप किसी को बेच नहीं सकती हैं। जबकि 24 जो है बलात्श्रम से है, बाल श्रम से है। बाल श्रम मतलब कि कोई भी छोटा बच्चा को आप काम नहीं करवा सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया था रोकथाम के लिए। 1956 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया, उसी के तहत इसे जोड़ा गया, अनुच्छेद 23 और 24। साथ में बंधुआ मजदूर भी इसी के अंतर्गत आता है। बंधुआ मजदूर 1976 ईस्वी में पारित करके यह प्रावधान किया गया कि कोई भी किसी को बंधुआ बनाकर नहीं रखेगा। साथ में आप किसमें संपत्ति का अधिकार भी देख लीजिए। संपत्ति का अधिकार जो है आपका यह 78वां यानी 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया। पहले यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में आया करता था, लेकिन फिर इसे जो है 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसके स्थान पर एक कानूनी अधिकार ला दिया गया। और किसमें अनुच्छेद जोड़ करके 300 के का अनुच्छेद के तहत इसे शामिल कर दिया गया। तो अब है जो किस अनुच्छेद में है संपत्ति का अधिकार, तो 300 के का में रख दिया गया है।
तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, उसके बाद है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार जो है 14 से 18 में है। साथ में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार बात करें तो ये अनुच्छेद 25 में है। संपत्ति का अधिकार जब भी जान ही गए, इसको 300 के ए में रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में जितने अनुच्छेद है सभी जो है सिटीजनशिप से संबंधित है। अगर भाग पूछे तो भाग 2 में भी नागरिकता का वर्णन है, तो दोनों याद रखिएगा। अगर भाग पूछे तो 2 हो जाएगा, अनुच्छेद पूछे तो 5 से 11 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, कर उस रसायन यज्ञ का नाम बताइए जिन्होंने साबित किया कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण से मेंडलीव की अवत्त सारणी नियम तालिका में जो है संशोधन हुआ था। तो देखिए मेंडलीव से पहले जो था, मेंडलीव की अवत्त सारणी में की तालिका में संशोधन हुआ, हाँ मोस्ले आया तब संशोधन हुआ। तो हेनरी मोस्ले इसका आंसर हो जाएगा। जो ग्रीन कलर से आपको रंगीन दिखाई पड़ता है वो सटीक आंसर है आपका। तो यहाँ से आप देखते जाएंगे, रेड कलर वाला जो रहेगा कभी कभी आ जाता है तो वो गलत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार जो किया था रोएंटगन ने किया था, W.K. रोएंटगन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी खोज जो थी 1895 ईस्वी में, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। सबसे पहले इनकी गहराई की जांच की, हालांकि उन्हें इनके प्रभावों को देखने में महसूस करने में पहले व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन 1901 में एक्सरे की खोज के लिए रोएंटगन को जिम्मेदार ठहराया गया। पहले जो था विलियम रोएंटगन को, लेकिन 1901 ईस्वी के बाद जो है इनका नाम आता है। दोनों याद करेंगे, और इसी के चलते उन्हें भौतिक में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के लेखक कौन है। तो ये थे लेखक मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इन्हीं ने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था कि एक पाकिस्तान होना चाहिए। तो देखिए यही बोले थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और यही कह रहे थे कि एक पाकिस्तान होना चाहिए मुस्लिमों के लिए। तो मुस्लिमों के लिए एक पाकिस्तान शब्द का कंसेप्ट दिया था आपका मोहम्मद इकबाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8 नंबर में, BCCI का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म पूछ दिया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिकेट ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, माफ कीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। सही आंसर इसका है। देखिए इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। तो दोनों बात आप रखेंगे, इसमें दोनों पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके साथ साथ पूछ दिया जाता है भारतनाट्यम के संबंध में कि भारतनाट्यम सबसे पुरानी शास्त्रीय परंपराओं में से एक माना जाता है, जो तमिलनाडु में इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये भी सबसे पुराना भी है भारतनाट्यम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए 10वां नंबर में कह रहा है कि भारत में जनगणना अधिनियम डैश के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। एक अधिनियम आया था 1948 ईस्वी में, इसी के तहत है जो जनगणना अधिनियम आयोजित की जाती है। यह भारत के संसद का एक अधिनियम था जो भारत या उसके किसी भी हिस्से में जनगणना करने का प्रावधान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रागनी डैश राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है। तो रागनी कहाँ का लोकगीत है, तो ये रागनी जो है लोकगीत ये है हरियाणा का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में निम्नलिखित में से किस पोस्ट पर तैनात किया गया है। करेंट का क्वेश्चन है, तो इसके तैनात किया गया है कुमार पोस्ट पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो है सियाचिन ग्लेशियर है, वहीं पर इनको तैनात किया गया है। और एक शिवा चौहान कौन है, पुरुष या महिला, तो ये जो है महिला है, याद रखिएगा, और राजस्थान की रहने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन ओडिसी नृत्य का प्रतिपादक था, यानी वो ओडिसी नृत्य जो होता है उसका प्रतिपादक कौन था। तो मायधर राउत थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मायधर राउत। चलिए अगला क्वेश्चन है,
आपूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपूर्ति और मांग का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1890 ईस्वी में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणकौर एक भारतीय त्यौहार है जो मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। गणकौर त्यौहार जो मनाया जाता है भारत में राजस्थान के क्षेत्र में मनाया जाता है, तो राजस्थान इसका सटीक आंसर है। और किस भगवान की पूजा होती है इसमें? तो शिव की पूजा होती है, गौरी की पूजा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जब भी आए तो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कश्मीर हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जैसी श्रेणियों में यह एक श्रेणी शामिल है। इसको याद रखेंगे, करेवा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर हिमालय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जब भी व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें और पहले व्यक्ति पूछे तो उसमें हो जाएगा आपका विनोबा भावे। अगर दूसरे पूछे तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा अगर पूछे तो हो जाएगा ब्रह्मदत्त। तीनों याद रखिए, और इन तीनों को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए लगाया गया था गांधी जी के द्वारा 1940 ईस्वी में वर्धा में से। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो जहां सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं उसी को तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, सरकारी और सार्वजनिक, यानी सार्वजनिक और निजी, एक सरकारी हुआ और एक प्राइवेट हुआ, दोनों मिलकर जो काम करता है तो उसी को अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर में, देखिए नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र डैश द्वारा लिखा गया, यानी इसमें साफ कहा गया है कि नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसकी जो हुआ था पूर्ण संकलन वह 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है? देखिए महेंद्रगिरी पर्वत की बात करें तो ये पूर्वी घाट पर है। पूर्वी घाट देखिए यहाँ आंसर में दिया हुआ है, सी नंबर पर हो जाएगा, और ये उड़ीसा के नज़दीक है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले में एक प्रमुख भौगोलिक स्थल है जिसकी ऊंचाई जो है 1501 मीटर है, और यह पूर्वी घाट पर सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान में रखिएगा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार डैश वह भूमि है जो मंदिरों के उपहार में दी जाती थी। इसमें कहा गया है कि चोल वंश में जो मंदिर में भूमि दान किया जाता था उस भूमि को क्या कहा जाता है? तो उस भूमि को कहा जाता है तिरुनामटुकन्नी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिरुनामटुकम्मी जो है चोल वंश के समय में जो मंदिरों के लिए भूमि उपहार में दिया जाता था उसी को कहा जाता था तिरुनामटुकन्नी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में हम चलते हैं, किस भाषा को पूर्व की इतावली के नाम से जाना जाता है? मतलब इतावली कौन सी भाषा का दूसरा नाम है? तो ये जो है तेलुगु भाषा को दूसरा नाम जो है इतावली है। तो इसको याद रखेंगे, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित डैश को अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है। कर्नाटक संगीत के रूप में किसे जाना जाता है? क्वेश्चन जो है बतौनी क्वेश्चन बनाता है ताकि आप है जो दिमाग से आउट हो जाए, है ना। तो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, यही क्वेश्चन पूछा है, इतना बेफालतू दे दिया है इसमें। तो इसमें पुरंदर दास मारिएगा, पुरंदर दास सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो पुरंदर दास जो थे वे भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, याद रखिएगा। चलिए और वैष्णव समाज सुधारक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किसी शास्त्रीय नृत्य में 24 हाथी की मुद्राएं होती हैं, वह कौन सा नृत्य? तो वह जो है कथकली है। कथकली जो है कहाँ का है? तो कथकली जो है केरल का नाट्य शिल्प है, शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप से जाना जाता है इसमें, और केरल का एक लोक नृत्य है कथकली। और इसी में जो है कहा गया है कि 24 हाथों की मुद्राएं होती हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वापातन क्या है? तो ऊर्ध्वापातन जो होता है जब एक ठोस को जलाने के बाद वह द्रव में ना बदलकर डायरेक्ट गैस में बदल जाए उसी को कहते हैं
ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर है। एक ठोस को वाष्प में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए लोहा है, लोहा को आप गर्म करेंगे तो वह फिर द्रव में पिघलेगा, द्रव बनेगा, उसके बाद फिर उससे वाष्प निकलेगा। लेकिन अगर कपूर को जलाते हैं तो कपूर जो हो जाता है, डायरेक्ट जलने के बाद वह पिघलता नहीं है, वो डायरेक्ट उड़ जाता है ना। तो उसी को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का आ गया, इससे संबंधित है। आपका 25 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब है इसमें इंग्लिश का, अगर आप लोग चाहें तो हम जो PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल देख लीजिए, इसमें आपको कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द वर्ड कैपिटल लेटर्स फॉलो बाय द 4 वर्ड्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड द सिलेक्टेड फॉर द selected and select the word of group of word that the most similarly in meaning in the word in the capital letter। जो कैपिटल लेटर में वर्ड दिया गया है उसी का सिनोनिम पूछ दिया गया है। इस 4 ग्रुप में आपका दिया हुआ है, इसी के जैसा कौन सा इसका अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है। सिमिलरली मतलब होता है एक समान अर्थ वाला। तो होमसिक का मतलब जान लीजिए क्या होता है। होमसिक का मतलब होता है घर की याद आना, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा घर की याद आना भी लॉजिंग फॉर होम्स होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी चला जाएगा। तो अगर इंग्लिश का भी PDF चाहते हैं तो हम इंग्लिश भी कल से प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तब। तो फिलहाल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले फिर याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इसका बेनिफिट उठाइए अगर MTS हवलदार के एग्ज़ाम आपको निकालना है तो, क्योंकि इसी टाइप का आपका क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।